All right, G. So today we are doing case studies and we are starting from October, November 2025 to 4. This is the new Chinese variant. पहले ये नहीं आता था. This is the first year ये आना शुरू हुआ. ठीक है, आ जाएं जी. All right. सबसे पहली बात, if I were you, मैं सबसे पहले आपको टाइम की मैनेजमेंट का आइडिया होना चाहिए. सबसे की है टाइम मैनेजमेंट, और ये मेरी एडवाइस है. हर बंदे का अपना सीन है, वो करना चाहता है. इफ आई वर यू, आई वुड नेवर डू द केस स्टडी इन द एज द फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, आप हमेशा क्लियरली लिखेंगे. आप सेक्शन बी का लेट सपोज आप लिखेंगे क्वेश्चन 3 पार्ट ए, फिर दोबारा लिखेंगे सेक्शन 3 पार्ट बी जब दूसरा शुरू करेंगे. समझ रहे हैं? एग्जामिनर क्लियरली मैं बता रहा हूं, नहीं माइंड करता कि पहले क्या आ रहा है बाद में क्या आ रहा है. समझ रहे हैं? आपने क्यों बाद में रखना है? कोई मसला नहीं है. सीक्वेंस डज नॉट मैटर. कोई पेजेस छोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है. ठीक है, हल्फन आपको बता रहा हूं, कुछ भी नहीं होगा. आप सेक्शन बी से करना चाहते हैं, आप सेक्शन बी से शुरू करें. बस क्लियरली लिखा होना चाहिए. ठीक है, आप आदत बना लें कि जब भी आप लिखें आप इस तरह लिखें. सेक्शन बी क्वेश्चन 3A, दोबारा बेशक अभी कर रहे हैं बाद में कर रहे हैं, फिर दोबारा लिखें. क्या? सेक्शन बी क्वेश्चन 3 पार्ट बी, इस तरह. समझ रहे हैं? इसके दरमियान में आपका दिल कर गया एक और सेक्शन करने का, कर लें. गोरा फिर भी माइंड नहीं करेगा. आपने सेक्शन सी करना है दरमियान में, आप इस तरह कर लें. इसके दरमियान में ये पहला किया आपने, आप दूसरा कर लें सेक्शन सी क्वेश्चन 5 पार्ट ए, फिर आप ये कर लें बार दोबारा तीसरा. डोंट नो, वो आ गया स्केड्यूल जी. अच्छा जी, सो माय फर्स्ट सजेशन टू यू पीपल इज, टाइम आपको कोई भी नहीं बताएगा. एएम पेपर है, 9 o'clock शुरू होगा. अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपका काम खराब हो जाएगा. वो क्या है? 9:40 आपने याद रखना है. दूसरा आपने दूसरा टाइम क्या याद रखना है? 10:20. ये दो टाइम अगर आप नहीं देख रहे तो आपका सीन ऑफ है. टाइम मैनेजमेंट अगर आप नहीं कर रहे, सारा काम खराब हो जाएगा. 9:40 पे नजर होनी चाहिए, 10:20 पे नजर होनी चाहिए. डू वी गेट इट? उसके अंदर फर्दर किस पे नजर होगी? 9:15 पे. 15:16 पे आपने खत्म करना है, ताकि आप अगला सेक्शन बी इसका शुरू कर सकें. यहां पे आपका सेक्शन ए खत्म होना चाहिए. 2 hours. चलेंगे 40-40-40 तीनों के 20-20-20 मार्क्स हैं. तो अकल क्या कहती है, कितना टाइम लगाना चाहिए? इक्वल टाइम लगाना चाहिए. 40-40-40. मैं शुरू करूंगा ऐसे क्वेश्चन से. पहले 40 मिनट्स मैं कभी भी केस स्टडी पे नहीं लगाऊंगा. ठीक है, मैं करूंगा सेक्शन लेट सपोज बी पहले किया, दोनों उसके क्वेश्चन किए, क्वेश्चन 2 का पार्ट ए किया, पार्ट बी किया. फिर अगले 40 मिनट्स मैं किस पे लगाऊंगा? सेक्शन सी करूंगा. क्वेश्चन 3 पार्ट ए एंड पार्ट बी. लास्ट 40 मिनट्स में मैं केस स्टडी करूंगा. केस स्टडी की सबसे पहली टेक्निक, कितने मिनट लगाने हैं केस स्टडी पढ़ने के लिए? 10 मिनट्स. एक्सीलेंट. कितने मिनट लगाने चाहिए केस स्टडी? हाँ, 10 मिनट्स. वेरी गुड. 2 मिनट्स नॉट, ये कॉम्प्रीहेंशन नहीं है, तशरीह नहीं है उर्दू की. स्किम थ्रू करना है जल्दी से. क्या कर रहे हो? 10 मिनट अगर आपने केस स्टडी पे लगा दिए, यू विल नेवर फिनिश योर पेपर. 10 मिनट्स टू रीड द केस स्टडी, नेवर. लेस देन 2 मिनट्स. जल्दी से गुजारें केस स्टडी को. कोई भी ग्राफ है, कोई भी टेबल है, उसको इग्नोर करें. जो 1 मार्कर क्वेश्चन है वो जब उस पर आएगा देख लेंगे उसको. ठीक है, उस वक्त इंटरप्रेट करने ना बैठ जाइएगा. आई बात समझ में? इग्नोर करें केस स्टडी के ग्राफ और टेबल को. कितनी मिनट में पढ़नी है केस स्टडी?
2 minutes, that's it, finished. Is this clear? हाँ जी. अच्छा, कुछ लोग ज्यादा ओवर स्मार्ट भी होते हैं, वो पढ़ते भी नहीं है. ऐसा भी ना करें कि पढ़े ही ना और डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाए, वो भी सही नहीं है. लेकिन जल्दी जल्दी से केस स्टडी पढ़े. Will stronger economic growth in the United States lead to high inflation? By the way, जो लोग लेट आ रहे हैं, this is October November 2025-24. जी, will stronger economic growth in the United States leads to inflation? अभी से मेरे दिमाग में घंटियां बज गई. क्या? डिमांड पुल, इन्फ्लेशन मुझे याद आ गई, मुझे एडी याद आ गया, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम याद आ गया, सारी पिक्चर मेरे जहन में आ गई सिर्फ स्टेटमेंट पढ़ के. US has experienced stronger economic growth than countries in Europe and elsewhere since COVID-19. In terms of GDP, it had particularly strong growth over the fourth quarter of 3.3%. ये fourth quarter में है सिर्फ. This far exceeded economists' expectations of 2%. This means the annual growth rate was 2.5%, which was better than other high-income economies. It is on target to do the same as in 2024. Whatever the graph is, whatever the table is, I'm ignoring it. ठीक है? ये भी अच्छा होता है, जीडीपी ग्रो कर रहा. Economists have suggested that strong economic growth in the US was caused by both demand and supply factors. In the US, government responded to COVID-19 pandemic by injecting 15 trillion into the economy. C plus I plus G, government expenditure. Spending in many areas included generous unemployment benefits, grants to small firms. This huge financial stimulus was bigger than other countries, which has been credited with maintaining consumer spending, which represents 70% of the aggregate demand. तो कंज्यूमर क्या है? C plus C कितना है? 70% है कंजम्पशन. बड़ी नहीं है, 70% of AD. 70% of AD. On the other side, on the supply side of the economy, existing flexible labor markets enabled firms to make workers redundant. This encouraged firms to invest in new technologies, leading to increased productivity and continued expansion. Productivity बढ़ गई, flexibility बढ़ गई, technology बढ़ गई. समझ रहे हैं? Walaikum salam. As firms expanded, they employed more workers, causing disposable incomes to rise. Finally, the US is a net exporter of energy, and therefore firms did not suffer the huge increase in energy cost faced by firms in Europe caused by conflict in Ukraine. तो यूएस को इतना फर्क नहीं पड़ा क्योंकि जो बिजली तेल गैस महंगा हुआ है, यूएस पहले ही एक्सपोर्ट कर रहा है एनर्जी. ठीक है. This has allowed to keep US inflationary pressure under control. तो इन्फ्लेशन भी इतनी ज्यादा नहीं हुई, सप्लाई बढ़ी है ओवरऑल मुल्क में अंदर, एग्रीगेट सप्लाई इंक्रीज हुई है, और ये इसके रीजंस हैं 4. In March 2024, however, the rate of inflation in the US rose much faster than they expected as its unemployment level fell. ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है जी. वैसे इन्फ्लेशन का ये पाए जो होता है, साइन होता है, आपको जानने की जरूरत नहीं, लेकिन होता है. आप लिख लें इन्फ्लेशन बढ़ रही है अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से. और कॉज क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, लीडिंग टू इंक्रीज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग. Although this may lead to further economic growth, the benefits this brings, there are costs associated with inflation that may need to be dealt with. One policy that could be used is to increase interest rates, but the US interest rates were already at the highest level for more than 2 decades because of earlier inflationary pressures. The hope had been that interest rates might start to fall, but now there are fears that any cut in interest rates will be delayed, or even worse, it might even be necessary to increase them further. Compare the forecast rates of economic growth for the US and Eurozone between 2023 and 2024. जब वो कहता है कि ओवरऑल ट्रेंड बताएं, कंपेयर करें, तो सबसे पहले क्या आपने देखना है कि कॉमनैलिटीज एंड इरेगुलरिटीज, ये 2 मेन फोकस होने चाहिए. किस चीज में कॉमन है, कब दोनों बढ़ रहे थे या दोनों गिर रहे थे, कब एक बढ़ रहा था, ये क्या है? कॉमनैलिटी. ठीक है, जब भी आपने कंपेयर करना है. और ओवरऑल ट्रेंड पे भी कमेंट करना है, ओवरऑल वो बढ़ा वो गिरा, ये भी हो सकता है. ठीक है, तो आते हैं देखते हैं. आप डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे? मैं ऊंचा बोल रहा हूं, आप फोन यूज कर रहे हैं जी. आहिस्ता बोलूं जी. दिया हुआ क्या है? परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी पर ईयर. इकोनॉमिक ग्रोथ रेट दिया हुआ है कितना पर ईयर?
ठीक है, 2003 का दिया हुआ है और 2004 का दिया हुआ है, ठीक है, 23 एंड 24, यस, ठीक है। यूएस का क्या हुआ है, गिरा है, लेकिन हमने क्वेश्चन क्या है हमारा, यूएस एंड यूरोजोन, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इधर से इधर इधर देखो, यूएस में ग्रोथ रेट गिरा है, क्या गिरा है, इसको मैं लिख सकता हूं जीडीपी गिरा है, जीडीपी गिरा है, जीडीपी नहीं लिखना, जीडीपी इंक्रीज हो रहा है दोनों में, जीडीपी गिरा नहीं है यूएस में, ग्रोथ रेट गिरा है। इफ यू राइट जीडीपी गिरा है, अंडा, जीडीपी कभी भी नहीं गिरा, जीडीपी पहले भी बढ़ रहा था 2.5% से, अगले साल फिर बढ़ रहा था 2024 में, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 2.1% के आसपास, समझ आई, ग्रोथ रेट कम हुआ है। यूरोजोन का ग्रोथ रेट बढ़ा है, यूरोजोन का ग्रोथ रेट 23-24 में इंक्रीज हुआ है। तो एक कंपैरिजन हमें यह आ गया, यूएस ग्रोथ रेट गिरा और यूरोजोन का ग्रोथ रेट ज्यादा हुआ। दूसरा एक और कंपैरिजन, यूएस का ग्रोथ रेट दोनों सालों में यूरोजोन से ज्यादा था, ठीक है, ये लोग बहुत कम रेट पे ग्रो कर रहे थे, यूएस का दोनों सालों में ग्रोथ रेट ज्यादा था। मेरा ख्याल से काफी है कंपैरिजन के लिए, 2 पॉइंट्स, 2 मार्क्स। 1 मार्कर है तो एक बात करनी है, 2 मार्क्स हैं डेटा वाले क्वेश्चन में तो 2 बातें करनी, यू हैव टू टेक 1 स्टेप फर्दर। और कुछ, कोई कमेंट करना है और, ठीक है, डेटा हल्का सा मेंशन कर दे, मेन नंबर आएंगे गिरा बड़ा, वो ओवरऑल फिर भी दोनों सालों में ज्यादा था ग्रोथ रेट उसका, और यूरोजोन का ग्रोथ रेट दोनों सालों में कम था। ये बात समझ आई? एक दफा फिर क्वेश्चन पढ़ लें, मैं मैसेजेस पे रिस्पॉन्ड नहीं अब कर सकता। वी कैन राइट परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, यस, परसेंटेज चेंज इन रियल जीडीपी, क्योंकि उन्होंने लिखा है, ठीक है। फोरकास्ट रेट्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर यूएस बिटवीन, कंपेयर करना है बिटवीन 23 एंड 24, ठीक, एक गिर रहा है एक बढ़ रहा है, एक ओवरऑल ज्यादा एक ओवरऑल कम है, और कुछ इंफॉर्मेशन नजर नहीं आ रही जो होनी चाहिए, देख लेते हैं, हो सकता है हो कुछ ऐसी चीज, कोई इतना कुछ लिखा हुआ है उसने। The forecast of both the US and the Eurozone have shown real economic growth तो दोनों में हुई है, ये कैसा है, इकोनॉमिक ग्रोथ, तो खैर हमने ये बोल दिया कि ग्रोथ तो दोनों में हुई है, ठीक है। Forecast for the US has shown higher real economic growth and the Eurozone in both periods. US की ज्यादा थी. Forecast of US has shown a fall in the rate of growth, whereas forecast of Eurozone has award marks for valid comparison between the 2 years and the two economies. Note, answers which suggest GDP in the US has fallen must not be credited at it is the rate of growth which has fallen. आ जाने चाहिए नंबर। ये दोनों बातें तो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस कर ली थी, ये एक पॉइंट हम मिस कर गए कि दोनों सालों में ग्रोथ हुई, दोनों प्लेसेस में, यूएस और यूरोजोन में, दोनों में ग्रोथ दोनों में हुई। डू वी गेट इट? एंड दिस is stupidity to lose these marks. It is stupidity if you lose these marks, and mostly people do lose these marks. बात समझ आई? ज्यादातर लोग ये मार्क्स लूज करते हैं। Explain one reason why the IMF uses percentage change in real GDP and not the percentage change in nominal GDP in measuring economic growth. हाँ जी, ये अच्छा क्वेश्चन है। रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में फर्क क्या है? पहले तो मैं ये बताऊंगा जी, रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में फर्क क्या है? एंड नॉट एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। Nominal GDP is the value of GDP which is not adjusted to inflation. It increases, it might be inflated
because of rising prices or inflation. Real GDP is the value of GDP to, in which is adjusted to inflation. The effect of rising prices has been taken out. Economists use, ठीक है, IMF uses, sorry, percentage change in real GDP as it gives a true picture of the growth in quantity of goods and services produced rather than just value, as value can be inflated because of rising prices. Simple as that. ना 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 ना, बस सिर्फ आंसर करें, कोई जरूरत नहीं. समझ आई बात की? इन्फ्लेशन इन्फ्लेट अगर नॉमिनल जीडीपी यूज करेंगे वो प्राइसेस भी बढ़ रही होंगी. ठीक है, इसीलिए ज्यादा अच्छी पिक्चर कंपैरिजन के लिए यूज करना क्या होता है, रियल जीडीपी रादर देन नॉमिनल जीडीपी. मुफ्त के नंबर. Nominal GDP shows growth without taking into account inflation, whereas real GDP growth removes the effects of inflation. एक नंबर डिफाइन करने का दोनों का डिफरेंस, it allows for a better, more meaningful comparison. Comparison बेहतर हो सकता है without some understanding of the two terms of the question. मतलब अगर पता ही नहीं है, नॉमिनल और रियल नहीं पता, तो अगला नंबर भी नहीं मिलेगा. तो मोर मीनिंगफुल या बेटर कंपैरिजन हो सकता है. समझ आई? ज्यादा अच्छी क्लियर पिक्चर मिलती है. Explain with the help of a diagram why an increase in productivity in US firms may reduce the price of their products and consider whether this will always be the outcome. Without a single word, मैं वीडियो पॉज कर रहा हूं. All right, जी. Explain with the help of a diagram why an increase in productivity in the US may reduce the price of their products. Simple as that. यहां पे आएगा क्वांटिटी या क्वांटिटी ट्रेडेड. ये मैक्रो नहीं है, ये माइक्रो है. एक प्रोडक्ट एक मार्केट की बात हो रही है. रियल जीडीपी और एवरेज प्राइस लेवल, लेकिन इस केस में वो नहीं आएगा. यहां आएगा प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, सप्लाई को क्या होता है, सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट होती है. सप्लाई राइटवर्ड शिफ्ट, ये आ गया S1, ये आ गया E1, ये आ गया Q1, ये आ गया P1. क्विक लिखूंगा मैं कि एज प्रोडक्टिविटी इंक्रीज्ड, ठीक है, the supply is likely to shift rightwards as shown in the graph from S2 supply rightwards S2 S1. ये लिखना होता है. due to which the market moved to a new equilibrium from E to E1, causing the price in the market to fall from PE to P1, and quantity traded to increase, या equilibrium quantity to increase from, बातें नहीं, QE to Q1. सवाल क्या है? may reduce the price of their products. कंसिडर हमेशा ऐसा होगा, जब भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी प्राइस हमेशा गिरेगी. whenever, तो वो तो हो तो रही है. whenever the productivity increases, it is not necessary that the price always falls. This depends on अब दो सूरतें. एक तो ये समझ आ रही है कि अगर उसी वक्त डिमांड बढ़ जाए, ठीक है, ये एक बहुत कॉमन, ज्यादा दिमाग ना लड़ाने वाला, डिपेंड्स ऑन वेदर at the same time there is an increase in demand of the product. whether there is an increase, सवाल क्या है, सवाल समझे कि अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो लाजमी बात है कीमत गिरेगी, हमेशा ऐसा होगा. तो फिर उसके बाद उस केस में हो सकता है प्राइस मे नॉट
फॉल। ये बना के दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक और स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है कि इफ डिमांड इज हाईली व्हाट, प्राइस इनइलास्टिक, गलत, इलास्टिक, हाँ, ऑन वेदर देयर इज एन इंक्रीज इन डिमांड। इफ डिमांड इज हाईली प्राइस, देखें इनइलास्टिक होगा तो फिर तो प्राइस बहुत ज्यादा गिरेगी, इनइलास्टिक नहीं। क्या होगा, डिमांड अगर बहुत इलास्टिक हुई तो इसमें प्राइस बहुत कम गिर रही है। या फिर आप ये कह सकते हैं डिमांड अगर परफेक्टली इलास्टिक हुई फॉर दैट टाइम पीरियड, अगर डिमांड परफेक्टली इलास्टिक हुई तब सप्लाई का इंक्रीज प्राइस को बिल्कुल चेंज नहीं करेगी। हाँ जी, दोनों ठीक होंगे या नहीं? अब मैंने भी मार्क स्कीम नहीं देखी हुई, टू बी ऑन अ सेफर साइड मैं दोनों लिख दूंगा, लेकिन 4 मार्क करे, ये याद रखिएगा। 3 नंबर तो हमें मिल जाने चाहिए, या 2 नंबर एटलीस्ट। 1 नंबर ग्राफ का, 1 नंबर इस एक्सप्लेनेशन का कि प्राइस P1 से PE चलेगी, क्वांटिटी Q1 से QE बढ़ गई। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक बात हमारी चल जानी चाहिए। हो सकता है दोनों ना चले। देखें और कोई तीसरा किसी को ख्याल आ रहा है दिमाग में? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसी वक्त बढ़ जाए वो सप्लाई को पीछे ले जाए। चलें, ये भी एक आया है, एक तीसरा एंगल वो ये दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर उसी वक्त कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए तो सप्लाई आगे जाए और फिर वापस चली जाए, तो वो कैंसिल आउट कर जाए, ये हो जाए। ये खैर इतना सॉलिड नहीं है, ये जरा दोनों ज्यादा बेहतर लग रहा है। जी जी, अभी होगा। जी, an increase in productivity suggests that production is more efficient and will reduce cost. This would have a effect of shifting the supply curve to the right, as shown on an accurately labeled diagram. Accurately labeled diagram. The fall in price should be shown on the diagram example by an arrow or P1, P2 linked to the increase in. समझ रहे हैं? आप समझ रहे थे कि ये सर ऐसे ही कहते रहते हैं, सर पागल हो गए कि नंबर है एरो दिखाने के, समझ रहे हैं? P1 P2 करने के नंबर है। 3 नंबर तो यहां आ गए जनाब आपके। An assessment why the price may not fall, example business, because businesses decided not to pass the fall in potential price onto the consumers and include the extra profit in their cost, meaning supply curve does not shift to the right, or cost other cost increase to offset the improvement in productivity due to perfectly elastic demand. तुम्हारी बात वाली भी आ गई कि हो सकता है बाकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाए तो वो ना शिफ्ट हो सप्लाई, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड वाली बात भी आ गई। ठीक है, और दूसरा उसने एक और बात की है जो हमने नहीं की, क्या, कि वो हो सकता है पास ऑन ही ना करे। ठीक है, लेकिन ये एग्जाम्पल्स हैं जो हमने लिखा है ना कि डिमांड किसी वजह से उसी एट द सेम टाइम बढ़ जाए जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे ना जाएं, ये भी हो सकता है। बात समझ आई? तो वो भी एक्सेप्ट करेगा, वो लिखा हुआ नहीं है इधर, तो इसका 1 नंबर 3+1। 4 मार्कर के अंदर हमेशा इवैल्यूएशन होगी, हमेशा एक्सप्लेन से शुरू होगा, कोई ग्राफ श्राफ या फिर कंसिडर वेदर लेके आएगा। इज दिस क्लियर? आगे आ जाए। सर इसमें हम मैक्रो वाला ग्राफ क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि ये मैक्रो का क्वेश्चन नहीं है, उसने कहा है ऑफ यूएस फर्म्स में रिड्यूस प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ये इकोनॉमी की बात नहीं हो रही, इकोनॉमी के प्राइस लेवल की बात हो रही है, इन्फ्लेशन की बात हो रही है। इसकी वजह से ये नजर आ रहा है जो मैंने हाईलाइट किया, डब्बा जो बनाया, क्या लिखा हुआ है? फर्म्स प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। ये माइक्रो था, मैक्रो बनाया, अंडा मिलेगा। ठीक है, आ जाए जी। 6 मार्कर किस तरह अटेम्प्ट करना है?
चलिए, खाली जगह ही नहीं है इधर कहीं भी। 6 मार्कर एग्जैक्टली 12 मार्कर की तरह अटेम्प्ट करना है। 12 मार्कर किस तरह अटेम्प्ट होता है? 2 साइड्स, इवैल्यूएशन। This is knowledge and understanding. Knowledge and understanding जितना कम, analysis. In other words, positives, negatives. ठीक है? And this is evaluation, justification. So this is 4 plus 2. Sometimes it's also 5 plus 1, लेकिन आप हमेशा इसको 4 plus 2 की तरह attempt करेंगे. Do we get it? Exactly like a 12 marker. बस हुआ क्या है? छोटा हो गया. Both 6 markers in the case study will be attempted like the 12 marker. 4 plus 2. वो क्या था? 8 plus 4 था. ये क्या है? 4 plus 2. फायदे नुकसान, analysis followed by evaluation. हाँ, तो ये 4 plus 2 है, आधा है ना. evaluation improve कैसे करें? लिख के करें. Assess whether the costs of inflation are always likely to be greater than the benefits of inflation for the US. क्या सवाल आ गया? कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑलवेज हमारा कीवर्ड है, इस पे हम इवैल्यूएट करेंगे, एंड पे कंक्लूड करेंगे. शुरू हो जाएंगे. अच्छी तगड़ी 4, जिसमें से 3 फुल डिटेल दे देते हैं नेगेटिव्स के, और 1-2 खाली लिख देते हैं. क्या ख्याल है? ठीक हो गया? बताएं जी, 4 तगड़े मसले बताएं इन्फ्लेशन के. Sir, purchasing power falls, menu costs, shoe leather costs. ठीक है, फिस्कल ड्रैग भी चल सकता है, मेन्यू शू लेदर भी चल सकता है. स्ट्रॉन्ग नहीं है. लिविंग Wage स्टैंडर्ड price परचेजिंग को spiral. एक में डाला. मैं पता क्या डालूंगा? हाँ, इनकम डिस्पैरिटी. अच्छा है, मैं एक डालूंगा शू लेदर. हो सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है. बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है. मेन्यू कॉस्ट डालूंगा, इसको मैं एक बोलूंगा. अभी मैं बता रहा हूं नेगेटिव्स. सबसे पहले इन्फ्लेशन को मैं डिफाइन करूंगा एक लाइन में. इन्फ्लेशन इज द persistent rise in the general price level. Inflation has lots of costs for the have lots of costs for the US economy such as shoe leather and menu cost हो गया. फिर दूसरा मैं बताऊंगा इनकम डिस्पैरिटी वाला. गरीब के ऊपर ज्यादा बर्डन, इनकम डिस्पैरिटी बढ़ जाएगी. तीसरा मैं बताऊंगा एक सॉलिड है, एक्सपोर्ट्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड. अनएम्प्लॉयमेंट चल जाएगा, परचेजिंग पावर चला जाएगा, फिस्कल ड्रैग भी चल जाएगा, बस कोई भी चल जाएगा. बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये 3 मैं सॉलिड समझाऊंगा. एक और लिख देते हैं, क्या करें? परचेजिंग पावर वाला लिख देते हैं. परचेजिंग पावर और लिविंग स्टैंडर्ड्स को मैं एक ही में डाल के समझा देता हूं. तो इसमें से 3 मैं थोड़ी डिटेल में समझाऊंगा. फॉर एग्जाम्पल, इनकम डिस्पैरिटी की बात करते हैं. राइजिंग प्राइस लेवल्स में widen the gap between the rich and the poor, leading to unequal distribution of income and wealth. This is because rising prices of general goods put more pressure on the poor as they spend a large proportion of their income on general goods and services. Hence, the gap between the rich and the poor widens. समझ आई? और ये मैंने कम डिटेल में समझा दिया जी. हम ये भी कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ एसेट्स बढ़ जाती है तो गैप बिटवीन द रिच एंड द पुअर वैसे भी उस तरह भी बढ़ जाती है. हाँ, इस तरह वो रीजन दे दो, वैल्यू ऑफ एसेट्स बढ़ जाएगी तो गैप बिटवीन रिच एंड पुअर वो भी बढ़ जाएगा. गुड पॉइंट. हाँ जी, नहीं जी, बहुत अच्छी है इन्फ्लेशन. 3 रीजन सर, से बड़ी वैल्यू ऑफ अच्छी. डेट डिक्रीजेस. डेट बर्डन. सर फर्म्स मोटिवेट होते हैं. डेट बर्डन इकोनॉमिक ग्रोथ स्टिमुलेट टर्म्स ऑफ होती है. ट्रेड में improve. इकोनॉमिक ग्रोथ स्टिमुलेट होती है अगर डिमांड पुल है. अगर डिमांड ये साइड टर्म्स है ऑफ तो ट्रेड की बात इकोनॉमिक कर ग्रोथ. बस सकते ठीक हैं. है, कम कम बोलो जरा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बच्चे हैं आज ऑनलाइन. ठीक है, लेकिन अच्छा है, बोलो भी साथ साथ, लेकिन वो एक वक्त ना बोलो, मुझे 3-4 आवाजें आ रही. ठीक है, डेट बर्डन कम हो गया, स्टिमुलेट ग्रोथ हो गया, डिमांड पुल अगर रीजन है. और बता दे तीसरा रीजन. सर ये हो सकता है कि किसी नेबरिंग कंट्री में ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो नहीं, वो हमारा इवैल्यूएशन का पॉइंट है, वो इवैल्यूएशन में हम लिखेंगे. ठीक है, वो हमेशा हम सर इवैल्यूएशन फर्म्स के. और ज्यादा मोटिवेट हो जाती हैं. हो गया, इकोनॉमिक ग्रोथ स्टिमुलेट होगी, सर से मैं इकोनॉमी स्टिमुलेट होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकती है.
डेट बर्डन कम होगा, वेल्थ, वैल्यू ऑफ वेल्थ, गाड़ी महंगी हो जाएगी ना, प्लॉट महंगा हो जाएगा, गाड़ियां महंगी हो जाएंगी तो बंदा खुश होगा, मेरी वेल्थ बढ़ गई, वैल्यू ऑफ वेल्थ बढ़ गई, टर्म्स ऑफ बस ट्रेड कैसे? खत्म। इन्फ्लेशन से सेविंग्स कम होती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता है। हाँ जी, कीवर्ड क्या है? वो कह रहा है कॉस्ट्स हमेशा बेहतर है, डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इट्स अबाउट द यूएस, सो लेट्स टॉक अबाउट यूएस। इन्फ्लेशन का रेट दिया था कहीं? इन्फ्लेशन की बात यहां पे हो रही है। कंज्यूमर स्पेंडिंग, अच्छा वो बोल भी रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं अनएम्प्लॉयमेंट तो फेल है, may lead to further economic associated with inflation, dealt with one policy associated costs with inflation, नहीं बोला नहीं, नहीं इन्फ्लेशन का रेट नहीं दिया, बस ठीक है, बस यूएस ऐसी खाम खाम है, बस यूएस यूएस साथ लगाते रहिए। हाँ जी, एक डिपेंड करेगा रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे, और किस पे डिपेंड करेगा? रेट ऑफ इन्फ्लेशन, टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, रिलेटिव इन्फ्लेशन। रेट ऑफ इन्फ्लेशन और टाइप ऑफ इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश ज्यादा डैमेजिंग होगी, डिमांड पुल रिलेटिवली कम डैमेजिंग होगी, क्योंकि उसमें एटलीस्ट जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ स्टिमुलेट होगी। बस ये दो बहुत सॉलिड है। और एंड पे कंक्लूड कर दें, नॉट ऑलवेज। अगर रेट स्टेबल है, एक्सपेक्टेड है, एंटिसिपेटेड भी डाल सकते हैं, ठीक है, एंटिसिपेटेड है, स्टेबल है, और अगर इन्फ्लेशन डिमांड पुल है तो फिर इतना काम सीन ऑफ नहीं, तो नॉट ऑलवेज, कंक्लूजन नॉट ऑलवेज होना चाहिए। आए जी देखें क्या कह रहा है। Sign of economic growth, businesses to produce more, therefore reduce levels of unemployment, inflation rate is low and stable, also borrowers may gain, ये हमने दोनों लिख दिए। मेन्यू शू लेदर आ गया, lenders may lose, fiscal drag, reduced international competitiveness, etc. becomes prolonged, this may reduce investment due to uncertainty. It will depend on the level of inflation, whether it is likely to be prolonged. It also may depend on the rate of inflation in other countries, दूसरी countries के साथ comparison, ये भी अच्छा था कि बोला भी था किसी ने, should not be in context of the US to gain any credit. For example, the data suggests that inflation should be in the context. मैं बोल रहा था ना ऊपर से कुछ उठाना है. Suggests that inflation in the US is largely the result of rising aggregate demand. Any valid evaluation must reflect this. हाँ जी, कट गया ना एक नंबर. ऊपर लिखा था कि क्या, ऊपर तो हम गए थे देखने, मिला ही कुछ नहीं था हमें. लिखा हुआ है कि डिमांड की वजह से है ग्रोथ, किधर लिखा हुआ है? हायर इनकम इकोनॉमी, डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर्स था ना. मेनली डिमांड का रीजन. बस बहरहाल खाली यूएस यूएस कर लेंगे तो वो भी शायद चल जाए, लेकिन एक नंबर हमारा एवेल्युएशन में मुझे कटता हुआ नजर आ रहा है. डू वी गेट दिस? अच्छा जी, ये तो यहीं से हम देख रहे हैं. सर एनालिसिस में तो कहीं केस स्टडी से लिंक नहीं करना है इस तरह. ना ना ना, क्योंकि था ही नहीं, ऊपर कुछ जिक्र ही नहीं था इन्फ्लेशन का. Assess the extent to which maintaining interest rates at a high level will be the best policy for the US to control inflation. एक तो जनरल और दूसरा यूएस. इंटरेस्ट रेट बढ़ाना अच्छा है बुरा है सादे अल्फाज में, लेकिन यूएस को नहीं भूलना. रिमेंबर द अम्ब्रेला. क्यों ऐड कर दे खान, वो हम इवैल्यूएशन में कर सकते हैं कि कोई और चीज दे. हाँ खैर, वैसे बेस्ट पॉलिसी है. बेस्ट पॉलिसी है. हाँ जी, एनालिसिस में ऑल्टरनेट पॉलिसी लाएं या इवैल्यूएशन में खाली लाएं? ऑल्टरनेट हमने लाना है, एनालिसिस में ही ले आए, क्योंकि वो कह रहे विल बी द बेस्ट पॉलिसी. यस, मेरा भी यही ख्याल मुझे लग रहा है कि एनालिसिस में हम एक और पॉलिसी ले आए और उसका फायदा एनालिसिस करें दूसरी पॉलिसी. ये मैक्रो है भाई, क्या हो गया? पॉलिसी मैक्रो लेवल है ना, इंटरेस्ट रेट मैक्रो है, क्या हो गया? इंटरेस्ट रेट माइक्रो में जी आ जाए.
सेक्शन बी नहीं था तो उसमें किसके थे? माइक्रो के होंगे, इतनी नहीं, इतनी भी लूट नहीं मची हुई। चलें, हाँ जी शुरू करें। सबसे पहले तो पता तो हमें है ही, चले हम बाद में देखते हैं। याद रखें यूएस घुसाना है, दरमियान में फिट करना है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, उससे अच्छी पॉलिसी कोई नहीं है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। क्यों भाई? चेन ऑफ एनालिसिस है ये तो, सिंपल। जल्दी से बता दें, इंटरेस्ट रेट ज्यादा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा, बोरोइंग कम, इन्वेस्टमेंट कम, एडी कम, इन्फ्लेशन कम। कंजम्पशन, रिटर्न ऑन सेविंग ज्यादा, सेविंग ज्यादा, सेविंग ज्यादा तो कंजम्पशन कम, कंजम्पशन कम तो एडी कम। और ये हॉट मनी फ्लोज वाली कहानी भी डाली जा सकती है अगर आप ऑल्टरनेट देख रहे हैं। मैं लिख देता हूं, इंटरेस्ट रेट ज्यादा, हॉट मनी फ्लो ज्यादा, करेंसी अप्रिशिएट, करेंसी की डिमांड ज्यादा, करेंसी अप्रिशिएट, एक्सपोर्ट प्राइसेस ज्यादा, इंपोर्ट प्राइसेस कम, एक्सपोर्ट्स कम, इंपोर्ट ज्यादा, एडी कम, एडी कम तो इन्फ्लेशन कम। बस यही इसके फायदे। और एक और लिख लें फायदा, क्विकेस्ट ऑफ ऑल, जल्दी काम करती है। बाकी सारी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी से सबसे तेज कौन है? मॉनेटरी सबसे तेज होती है जी, इंटरेस्ट रेट सबसे तेज। मसला जैसे कि नजर आ रहा है, बैलेंस ऑफ ट्रेड को खराब कर देगा। यही कहानी, ये वाली कहानी, हॉट मनी फ्लोज वाली और एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाली कहानी रिपीट कर दे। बैलेंस ऑफ ट्रेड को हाई इंटरेस्ट रेट्स खराब कर देंगे। एक और इसकी नेगेटिव क्या है इंटरेस्ट रेट्स का? मुझे एक यूएसए वाली बात याद आ गई, ये देखा, इसीलिए कॉन्सेंट्रेट्स उन्होंने कहा था ऑलरेडी हाई है, कहा था ना ये, या ये पिछली क्लास में तो नहीं था A2 की, वो भी कुछ इंटरेस्ट रेट से लिख आखिरी में कहीं ना कहीं था, हाई ऑलरेडी, वर ऑलरेडी एट देयर हाईएस्ट। जल्दी से लिख दें, क्योंकि यूएस में ये अब हमें नंबर मिले हैं किसके? एप्लीकेशन के लिए, नहीं इसमें ऑलरेडी हाई, तो क्या होगा? तो इंटरेस्ट रेट्स क्या करेंगे? उनको और इंक्रीज करने से कुछ भी नहीं होगा। आई बात समझ में? क्योंकि ऑलरेडी हाई है तो लोग पहले ही बोरो नहीं कर रहे थे, आप और बढ़ा दें तो बोरोइंग और उसमें एडी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत हो गया, जल्दी से ऑल्टरनेट लें। बेस्ट पॉलिसी, अच्छा वैसे इट्स ऑल लेंथ का कुछ नहीं है, लेकिन वैसे मैं बताऊं, इफ यू आर अ पर्सन हु राइट्स 3 पेजेस फॉर अ 12 मार्कर, व्हाट डज मेक्स व्हाट, हाउ मच लेंथ शुड यू राइट फॉर अ 6 मार्क? मैं देखता हूं 6 मार्कर पे आधा आधा पैराग्राफ लिखा हुआ है, एक एक पैराग्राफ, at least 1.5 page. For a person who writes 4 pages, he should write 2 pages. 6 नंबर हैं, 12 में जो 2 पेजेस लिखते हैं फिर वो 1 पेज लिखें, वो पहले 12 में ज्यादा लिखें, ज्यादा की बात नहीं होती। खैर, इट्स ऑलवेज क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। ऑल्टरनेट बता दें जी, ऑल्टरनेट बता दें। टैक्सेस या गवर्नमेंट स्पेंडिंग, ये मैक्रो का टैक्स है, फिस्कल पॉलिसी, ये मॉनेटरी पॉलिसी है इन अदर वर्ड्स, ये फिस्कल पॉलिसी है इन अदर वर्ड्स। हाँ लिख दें सर जी। अल्टरनेट मॉनिटर से भी दे सकते हैं? यार कोशिश करो कि मनी सप्लाई लिख सकते हो, लेकिन कोशिश करो कि ना दो जी। एक फायदा सर दे लेकिन दोगे, उसने क्वेश्चन में कहीं ओनली तो नहीं कहा, तो हम ऑल्टरनेट क्यों दे रहे हैं? बेस्ट का है ना, ओनली पे नहीं देते, ऑल्टरनेट बेस्ट पॉलिसी पे भी देते हैं, समझ रहे? बेस्ट पॉलिसी भी बोला है उसने, तो बेस्ट के साथ फिर ऑल्टरनेट लाना पड़ेगा ना। हम देखते हैं ओनली वे, दूसरा हम देखते हैं बेस्ट पॉलिसी, इन पे हम ऑल्टरनेट्स लाते हैं। हाँ जी, फिस्क टैक्स बढ़ा देंगे, टैक्स एडी को कम करेगा, इसके यूज ही इसका फायदा है, ठीक है। दूसरा इसका नेगेटिव क्या है? इंसेंटिव टू वर्क को कम कर देता है। इनकम टैक्सेस अगर बढ़ेंगे, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ेंगे तो हो सकता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर देगा। दूसरा
टैक्स तो हम यहाँ बढ़ा रहे हैं ना, बजट डेफिसिट क्यों आएगा? वो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी में आता है, कॉन्ट्रैक्शनरी में नहीं होता। आई बात समझ में? और इवैल्यूएशन में बेस्ट पॉलिसी है या नहीं है? बेस्ट पॉलिसी नहीं है, मैं तो लिखूंगा नॉट द बेस्ट पॉलिसी, क्योंकि ऑलरेडी ज्यादा है और कंजम्पशन और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस भी ऑलरेडी ज्यादा है, तो इंटरेस्ट रेट कम करने से कोई खास फर्क पड़ने नहीं वाला और इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगी। नहीं, ऊपर से रिपीट हो सकता है, ये भी एक पता नहीं टीचर्स क्यों कहते हैं ऊपर से बिल्कुल नीचे ला सकते हो आप एविडेंस। यहां पे कंपैरिजन है, इधर कंपैरिजन है, दिस इज कंपैरिजन विद द अदर। वो कह रहा है बेस्ट है ये, ठीक है। और इस केस में आप ये कह सकते हो सप्लाई साइड मेजर ज्यादा अच्छे हैं, ये भी आप कह सकते हैं। बेशक आप ऊपर इधर सप्लाई साइड लाए नहीं लाए, बल्कि हमें सप्लाई साइड लाना चाहिए। सप्लाई साइड मेजर इधर ज्यादा अच्छा रहता है। फायदे नुकसान उसके, नुकसान लॉन्ग टर्म है, खर्चा होता है। फायदा ये है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाएगा, प्राइसेस भी नीचे लाएगा और जीडीपी भी बढ़ाएगा। समझ रहे? आए देखते हैं क्या कहता है, मार्क्स की मच्छी है। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, possible advantages of maintaining interest rate contractionary demand side policy that will reduce AD by reducing consumer expenditure investment. This should lower inflationary pressure and keep inflation at low rates. Possible disadvantages, it may reduce economic growth, increase unemployment if the policy is maintained for a long period of time. It may reduce international competitiveness, ये हमने बोल दिया था. It may also not be appropriate to inflation due to cost push factors. Evaluation, advantages and disadvantages of maintaining interest rate at a high level to control inflation. This may also include an assessment, although this is not essential for other policies such as, उसके बगैर भी काम चल जाता, लेकिन हमारा कोड ऑफ कॉन्डक्ट हमने रट्टा लगाया हुआ है, बेस्ट पॉलिसी या बेस्ट वे, ओनली वे में ऑल्टरनेट लाना ही लाना है। एनालिसिस में वो ऑल्टरनेट नहीं मांग रहा, वो कहां मांग रहा है? इवैल्यूएशन में ऑल्टरनेट मांग रहा है। फिस्कल पॉलिसी भी ला सकते हैं। Evaluation should be in the context of US to gain any credit. For example, the data suggests that inflation is largely the result of AD and rising cost of production. Any valued evaluation must reflect this. हमने वो रेफरेंस दे दिया था कि ऑलरेडी हाई है, उससे काम चल जाना चाहिए। तो ऑल्टरनेट एनालिसिस में वो नहीं मांग रहा था, लेकिन इवैल्यूएशन में मांग रहा था। उसमें भी उसने कहा है ऑल्दो इट इज नॉट एसेंशियल, लेकिन गोरे का अपना कोई दीन ईमान नहीं। वो कभी कभार कहता है कि ऑल्टरनेट ले आओ, कभी कभार ऑल्टरनेट कहता है इवैल्यूएशन में ले आओ, कभी कभार कहता है एनालिसिस में ले आओ। समझ रहे हैं? आपने बेस्ट देख लिया, आपने ओनली देख लिया, आपने ऑल्टरनेट ऑटोमेटिकली एनालिसिस में भी थोड़ा सा ले आए, इवैल्यूएशन में तो लाना ही लाना। क्या ख्याल है? कल एक केस स्टडी के 6 मार्कर्स लिखते हैं। चलें, प्रिंट की क्या जरूरत है, बस मैं कर लेंगे, मैं भेज दूंगा, बता दूंगा। बल्कि अभी डिसाइड कर लेते हैं, घर पे कुछ लोग प्रैक्टिस कर लेंगे ना, अभी डिसाइड करते हैं। चलो फिर देख लेते हैं बाद में।